एक छोटा सा मजेदार डिवाइस जिसे एमसीबी कहा जाता है आपको और आपके घर को बिजली से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये ब्रेकर आपको दो सिचुएशंस से बचाता है। पहली है शॉर्ट सर्किट और दूसरी ओवरलोड कंडीशंस। शॉर्ट सर्किट के केस में एमसीबी 3 मिलीसेकंड से भी कम समय में ट्रिप होकर अंदर के कनेक्शन को आइसोलेट कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये स्मार्ट डिवाइस इतनी जल्दी और सटीक तरह से कैसे बढ़े हुए करंट को डिटेक्ट कर लेता है। पुराने दिनों में से एक साधारण से डिवाइस जिसे फ्यूज कहा जाता था, जिसमें एक लो मेल्टिंग पॉइंट का तार होता था, उसका इस्तेमाल घरों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। पहले बताई गई दोनों ही फॉल्ट की कंडीशन में करंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग होती है और तार फ्यूज हो जाता है या सर्किट टूट जाता है। पर हर बार जब फ्यूज ब्लो हो जाता था तो आपको उसे खुद ही रिप्लेस करना पड़ता था। जब तक आप ना करें अंधेरा ही रहता था। आमतौर पर होने वाली इस सिचुएशन की वजह से ही सर्किट ब्रेकर का आविष्कार किया गया था। सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक ऑन ऑफ मैकेनिज्म होता है जो तार के एक तरफ को फिक्स रखता है और दूसरी तरफ को मूविंग। एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट के दौरान सर्किट खुल जाता है, यानी कि एमसीबी डिजाइन अपना काम कर देती है। फॉल्ट खत्म हो जाने पर हम इसे खुद ही ऑन कर देते हैं। एमसीबी की डिजाइन के बारे में ज्यादा जानने से पहले हमें करंट की डायरेक्शन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एमसीबी 3 मिलीसेकंड से भी कम समय में एक्टिव हो जाती है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल टाइम पीरियड से भी काफी कम है। तो इस पूरे एनालिसिस के दौरान करंट के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में दिखाना ठीक रहेगा। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट के होने को कैसे पहचानता है। इसका जवाब यह है कि इसमें सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। आइए पहले देखते हैं कि हम एक तेज ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो खुल जाता है। इसको हासिल करने का एक चालाक मैकेनिज्म यहां पर दिखाया गया है। इस मैकेनिज्म में एक लीवर होता है जिससे एक रेक्टेंगुलर रिंग जुड़ी होती है, जैसा यहां पर दिखाया गया है। रेक्टेंगुलर रिंग 2 स्प्रिंग और एक सेंट्रल लीवर से कनेक्टेड होती है, जैसा यहां पर दिखाया जा रहा है। इस पोजीशन में दोनों ही स्प्रिंग न्यूट्रल स्टेट में है। जब लीवर ऊपर की तरफ मूव करता है तो नीचे वाली स्प्रिंग कंप्रेस होती है और ऊपर वाली स्प्रिंग एक्सपैंड होती है। इन दोनों ही स्प्रिंग का फोर्स आखिरकार रेक्टेंगुलर रिंग के जरिए लिवर तक ट्रांसफर हो जाता है और ये फोर्स ऊपर की दिशा में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरुआत में रेक्टेंगुलर स्प्रिंग लीवर के सेंटर से एक नेगेटिव ऑफसेट पर है। रेक्टेंगुलर रिंग पर एक्ट करने वाले फोर्स द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ टॉर्क क्लॉकवाइज दिशा में होगा। यदि आप लीवर को इस पोजीशन में रिलीज करते हैं तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क लीवर को उसकी इनिशियल पोजीशन में वापस ले आएगा। पर अगर आप लीवर को और ऊपर उठाते हैं तो क्या आपने ऑफसेट डिस्टेंस के बारे में कुछ अजीब सा नोटिस किया? ये अचानक से पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक क्रिटिकल लिमिट के बाद जो टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में काम करने लगता है। जब एमसीबी ऑन होती है तो लीवर की पोजीशन ये होगी। एमसीबी का स्ट्रक्चर लीवर को और ज्यादा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होने से ब्लॉक कर देगा। अब अगर एक बाहरी ट्रिगर लीवर को हल्का सा टर्न करता है तो लीवर का टॉर्क अचानक से क्लॉकवाइज हो जाता है और बिना किसी बाहरी फोर्स के ही सर्किट जल्दी से खुल जाता है। यहां पर जैसे ही ऑपरेटर लीवर को नीचे की तरफ पुश करता है तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा स्लो मोशन में यह मैकेनिज्म वाकई में किस तरह से ऑपरेट करता है। एक छोटे एंगल के बाद लीवर अपना खुद का टॉर्क उत्पन्न करता है और फिर किसी भी बाहरी फोर्स को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब केवल एक सवाल है कि फॉल्ट होने पर हम इस छोटे इनपुट ट्रिगर या इनपुट मोशन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जवाब है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। ये कॉइल पास हो रहे करंट के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। जैसे करंट बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस पूरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट सर्किट के केस में कुछ ही मिलीसेकंड्स में करंट की मात्रा 1000 गुना तक बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है।
इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक स्प्रिंग पर एक लोहे का सिलेंडर और एक पिन रखी जाती है जो सेंटर से थोड़ी सी ऑफसेट यानी हटी हुई होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर को नीचे की तरफ पुल करती है और इस तरह से पिन को पुश करती है। पिन का ये छोटा सा मूवमेंट उस मैकेनिज्म के इनपुट को ट्रिगर करता है और इसी की वजह से सर्किट खुल जाता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। आप सोच रहे होंगे साधारण करंट फ्लो होने पर यह सिलेंडर नीचे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि साधारण करंट फ्लो में फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है कि स्प्रिंग के टेंशन को ओवरकम कर पाए, जबकि शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट साधारण करंट के मुकाबले 10 से 100 गुना बढ़ जाता है और ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि सर्किट ही ट्रिप हो जाता है। दोस्तों, इस फॉल्ट का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स खोले जाते हैं, करंट का बहना रुकता ही नहीं है। फॉल्ट करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है और इसके कारण एयर डिस्चार्ज हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि करंट हवा के जरिए भी फ्लो हो सकता है। ये देखने में तो बहुत ही शानदार है, पर बहुत खतरनाक आर्क है। इस आर्क को बुझाने के लिए एक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आर्क रनर या आर्क शूट कहा जाता है। आर्क शूट पैरेलल प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है, जिन्हें छोटे इंटरवल्स पर अरेंज किया जाता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, ये हैवी फॉल्ट करंट जो एक आर्क की तरह बह रहा होता है, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए इस आर्क को खत्म करना जरूरी है। रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है और एरिया से कम होता है। यहां पर हमें हवा के जरिए पास होने वाले करंट की बढ़ी हुई रेजिस्टेंस की जरूरत है, जिसकी वजह से सर्किट खोलने के बाद कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच की दूरी को ज्यादा रखा जाता है। क्योंकि हवा गर्म होती है, ये आर्क ऊपर की तरफ उठ जाता है। बाद में इस आर्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसका एरिया कम हो जाए। बढ़ी हुई रेजिस्टेंस के साथ जीरो करंट हो जाने पर आर्क खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि एमसीबी दूसरे प्रकार के फॉल्ट, एक ओवरलोड कंडीशन को कैसे रोकता है। ओवरलोड तब होता है जब आप एक साथ ही कई सारे अप्लायंसेस को इस्तेमाल करें। क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस हमारे घरों में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ऐसे सिनेरियो में भी करंट बढ़ जाता है। ये भी एक खतरनाक सिनेरियो है जिससे हमें बचना चाहिए। एक शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट 10 से 100 गुना बढ़ जाता है, पर एक ओवरलोड में ये केवल 2 से 5 गुना बढ़ता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम ऑपरेटिंग रेटिंग वाले एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल से इस इशू को सुलझाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों। ओवरलोड कंडीशन में इस नई कॉइल के साथ समस्या ये है कि अगर आप केवल एक दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चालू कर दें, तब भी ये एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टअप के दौरान एक इन रश करंट होता है जो लगभग 10 मिलीसेकंड के लिए रहता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। इसलिए एक लो रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुरू करने पर ही बिना वजह ही ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। ओवरलोड कंडीशन को सुलझाने के लिए एक बेहतरीन चॉइस है बाईमेटेलिक स्ट्रिप। ये सेंसर थोड़ा धीमा है और इनरश करंट को ऑफसेट करता है, क्योंकि ये केवल 10 मिलीसेकंड के लिए ही रहता है। पर अगर ओवरलोड करंट 2 सेकंड या इससे ज्यादा के लिए रहता है, तो ये एमसीबी को ट्रिप कर देता है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप में जैसे ही करंट बढ़ता है, गर्माहट की वजह से ये थोड़ी सी बेंड होने लगती है। ये घटना सी शेप्ड लीवर को और फिर मुख्य लीवर को नीचे की तरफ पुश करती है और वो फिर कॉन्टैक्ट्स को खोल देते हैं। इस स्क्रू की मदद से उस करंट वैल्यू को बदला जा सकता है जिस पर बाईमेटेलिक स्ट्रिप को ऑपरेट करना चाहिए, पर इसे केवल मैन्युफैक्चरर ही एडजस्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आपको एक मिनिएचर ब्रेकर के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया है। इस सटीक डिजाइन वाले डिवाइस के साथ आप बिजली के कारण होने वाले खतरों से सुरक्षित हैं। एमसीबी के अलावा हमारे पास विभिन्न प्रकार के फॉल्ट्स के लिए डिजाइन किए गए अन्य प्रकार के ब्रेकर हैं, आरसीडी, ईएलसीबी और एमसीसीबी। प्लीज हमें सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।